स्वागत है आप सभी का। और खंड बा में फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज सेकंड का से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहला सेकंड का है गतिशीलता को परिभाषित करना। यहाँ पर तो गतिशीलता किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है वही आपकी गतिशीलता को परिभाषित करती है। यहाँ पर अगर डेफिनेशन देखी जाए तो आपका अनुगमन वेग vd और इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो अनुपात है, इसका जो रेशो है, ये गतिशीलता कहलाती है। उसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यही आपको इसमें परिभाषा लिखनी थी और उसका फॉर्मूला आपको दिखाना था म्यू इक्वल्स टू vd अपॉन ई से। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश के विवर्तन में केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग को जल में रख दिया जाए। कहने का मतलब ये कि आप प्रकाश का जो विवर्तन का प्रयोग हो रहा था वो वायु में रख के किया जाता है। अगर उसी को जल में रख के करते तो उसकी जो चौड़ाई है, फ्रिंज की चौड़ाई है, केंद्रीय उच्छिष्ट की जो चौड़ाई है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ना था। तो इसमें सीधा सीधा आपको एक नंबर में ये लिखना था कि जल में रखने पर उसकी चौड़ाई प्रारंभिक चौड़ाई की कम हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले से क्या हो जाएगी, उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। बस यही था इसमें। गा के ऑप्शन में आते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेखाएं वो एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, तो उसके लिए यही है कि अगर किसी बिंदु पर ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी या एक दूसरे को काटेंगी तो ऐसा होगा कि वहाँ पर दो दिशाएं प्रदर्शित होने लगेंगी और ये कंडीशन आपकी कभी भी संभव नहीं होती है। इसलिए ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। घा आपका न्यूमेरिकल बहुत ही आसान था, क्यों एक नंबर में भी है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा की वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS जो हम कहते हैं, इसमें वर्ग IRMS का मान दे रखा था आपके पास में। IRMS की जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास में गिवन है। इसकी वैल्यू ये दे रखी है √2 के इक्विवेलेंट थी। धारा का शिखर मान पूछा था, इसमें धारा का शिखर मान कितना होगा, तो इसमें सीधा सीधा है कि IRMS जो होता है ये बराबर होता है I0 अपॉन √2 के बराबर होता है। ओके, तो इसमें आपसे I0 का मान पूछा गया है, IRMS की ये वैल्यू आपके पास में दे रखी थी √2 के बराबर। तो इसमें सीधा सीधा आपको करना ये था कि √2 इक्वल्स टू आपका I0 अपॉन √2 आना था और यहाँ पर √2 और √2 का आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाता और इसमें आपको मिलता I0 की वैल्यू किसके बराबर आती, केवल 2 एम्पियर आपको इसमें मिल जाता। I0 यानी शिखर जो मान है वो 2 एम्पियर के इक्विवेलेंट होता। ओके, ये था आपका घा क्वेश्चन। घा के बाद हम देखते हैं अगले पे आते हैं और हम लोग ये कर रहे हैं 346 GC वाला क्वेश्चन पेपर जो अभी 7 अप्रैल को फिजिक्स का हुआ है। पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ सिंपल है, अच्छा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों शामिल थे, लगभग इक्वल है, ज़्यादा हार्डर क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन वही है कि आपकी तैयारी छूट चुकी है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगा हो। तो उसमें जो समस्थानिक और संभारिक मैंने बताया था आपको, जब मैंने लास्ट वाला डे 6 तारीख को जो वीडियो अपलोड किया था उसमें इन दोनों की डेफिनेशन देखने को बोला था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिन बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए रहे हैं उनको 90% पेपर आपको मिल गया है। ओके, और ऐसा नहीं कि ये साल के लिए इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, अगले साल भी यही काफ़ी इम्पोर्टेंट एक जैसा ही पैटर्न रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, उसको हम बता देंगे। खैर, तो समस्थानिक की डेफिनेशन यहाँ पर ये थी कि समस्थानिक में आप सभी जानते हो कि परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। वहीं पर अगर संभारिक की बात कहें तो संभारिक के नाभिक में द्रव्यमान संख्याएं आपकी समान होंगी और परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होगी। तो समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और संभारिकों में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो है समान होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आपका प्रश्न 4 में देखिए कि किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जोड़ें प्रतिदिन, यानी 24 घंटे अगर लाइट चला रहे हैं तो वह हुई विद्युत ऊर्जा की गणना करो। तो इसमें एक वीडियो मैंने देखा था, बड़ा उसमें तो अजीब सी बात कर रहे थे कि घंटे को उन्होंने सेकंड में चेंज किया है। ठीक है, ऐसा नहीं करना था, कुछ नहीं होना इसमें। सीधा सीधा आपको जो विद्युत धारा की इकाई है, यूनिट, ठीक है, यूनिट के टर्म्स में आपको उसका मान निकालना। 10th में एक वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किसी भी व्यय हुई यूनिटों की संख्या निकालने के लिए आप सिंपल एक फार्मूला लगाते हैं कि n इक्वल्स टू आपका आता पावर इनटू टाइम, जितने घंटे आप यूज़ करे हुए हैं, आवर्स। ठीक है, अगर दिन हो तो दिनों की संख्या होती है, नहीं तो फिर जितने ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं उनकी संख्या यहाँ पर आ जाती है।
अपॉन में 1000 आता है, अपॉन में 1000, 1000 से भाग लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो 200 वोल्ट हमारे किसी मतलब का नहीं है कि वोल्टेज दे रखे हैं, वोल्टेज से मतलब नहीं, जब पावर गिवन है आपके पास में तो ये सबसे अच्छा है। तो आप इसको लिखेंगे 60 इंटू कितने घंटे चल रहे हैं, 24 घंटे, 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स आपको निकालना है। कितने हैं संख्या में, ये 200 बल्ब लगे हुए हैं आपके, 200 ही हैं, एक मिनट देख लें, हाँ ठीक है, 200 बल्ब ही हैं। तो इसमें आपने किया कि n इक्वल्स टू आपने लिखा 60 एक बल्ब का, ठीक है, कितने घंटे चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। कितने हैं संख्या में, 200 है संख्या में। अपॉन डिवाइड करना है आपको 1000 से, 1000 से भाग लगाना है। 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो खत्म, ठीक है। इनका सिंपली आपस में आप मल्टीप्लाई कर दिए, 6 2 12, 12 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 48, 8 और कैरी गई आपकी 4, 12 2 24, 24 और 4 आपका 28, 288 यूनिट, ठीक है, या किलोवाट घंटा, 288 यूनिट आपकी इसमें कंज्यूम होंगी। ये इसका आंसर था, इसको आपको करना था, ठीक है ना। तो ये आपका 4 सेक्शन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और इसके बाद खंडसा में आते हैं। खंडसा पी.एन. संधि डायोड काफ़ी सरल था। मैंने जब भी आपको इसकी थ्योरेटिकल वीडियो, काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करी थी, आपको बताया भी था, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे सभी फंसे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें स्टार्ट करना था सिर्फ पी.एन. संधि डायोड के अवक्षय परत के बारे में, अवक्षय परत के बारे में आपको बताना है। और ये बताना है कि विभव प्राचीर पर पश्च अवनति रिवर्स बाइसिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना था। तो इसमें केवल आपको क्या करना था, एक पी.एन. संधि डायोड बनाना था, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपको ऐड करना था, ठीक है ना। इसमें चित्र में आप डायग्राम बना के दिखा देते और उसमें आपको बीच में एक लेयर दिखानी थी, ये लेयर, ठीक है। इस लेयर को इंडिकेट कर दे, कह देते ये कौन सी लेयर है आपकी, डिप्लेशन लेयर है, अवक्षय परत है। इसके बारे में लिखना होता है था कि आपको क्या करना था कि अवक्षय परत जो होती है उसके अंदर ये बहुत पतली परत होती है, इसमें कोई भी आवेश नहीं रहता है और इसकी मोटाई लगभग कितनी 10⁻⁻6 मीटर के अराउंड होती है। और इसके सिरों पर जो पोटेंशियल होता है वो लगभग 0.1 वोल्ट से लेकर आपका 0.5, ठीक है, 0.5 वोल्ट तक रहता है। और इसमें कोई भी आपका आवेश वाहक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा कि पी टाइप क्षेत्र से कोटर, एन टाइप क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन निकलकर मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और ये उदासीन परत बन जाती है, या इसे अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको बस लिखना था। आधा 2 नंबर के लिए आपको एक पेज भर देते आराम से, 1.5 पेज हो जाता, काफ़ी अच्छा रहता। सेकंड पार्ट में उसने पूछा कि अगर इसको रिवर्स वाइसिंग पे ऐड करेंगे तो रिवर्स वाइसिंग के लिए आप एक डायग्राम बना देते कि आपको क्या करना था, एक पीस टाइप, एन टाइप, और यहाँ पर जब ये पॉजिटिव है तो इस कनेक्टेड विद नेगेटिव एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये आपकी रिवर्स वाइसिंग होगी। रिवर्स वाइसिंग का इफेक्ट क्या पड़ता है, वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि विभव प्राचीर पर पश्च अवनति का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब विभव प्राचीर जो है वो घटता है या बढ़ता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना था कि विभव प्राचीर की जो चौड़ाई है वो बढ़ती है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और उसमें क्या हो जाता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। मतलब कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और बाहर से जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही दिशा में होकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट करने के कारण विभव प्राचीर की चौड़ाई बढ़ जाती है, केवल ये आपको इसमें लिखना है। ओके, तीसरे के खा पर आते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। तो 4 नियम आपको इसमें लिखने थे, काफ़ी सरल से हैं, वो भी सभी पहला तो वही है कि अगर किसी भी धातु की सतह पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें कि अगर कोई धातु सतह है और उस पर अगर प्रकाश आपका गिरता है तो उस पर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यही इन्हीं के बारे में आपको इसमें 4 चीज़ें बतानी हैं, क्योंकि 2 नंबर के लिए आप मान लीजिए कि आधा आधा नंबर आपका एक एक स्टेटमेंट मिल जाता। तो इसमें धातु की सतह से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन अगर उत्सर्जित होता है तो उसकी जो उत्सर्जन की दर है, यानी पर सेकंड जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होते हैं, ठीक है, पहला है। दूसरा हो जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी उसकी तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यानी उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तरंग दर पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो इस पर निर्भर नहीं करती तो किस पर निर्भर करती है, थर्ड वाला इसी का बन जाता है कि जो ई का मान है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है, उसको न्यू से मेंशन करते हैं।
ये हो जाता है। चौथा और हो जाता है कि समय पश्चात यानी जैसे ही प्रकाश उसके ऊपर गिरता है सतह से, उससे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू कर दे। वो सोचने में टाइम नहीं लेते कि हमें निकलना है या नहीं निकलना, ठीक है, तो उसको टाइम लग गया, समय पश्चात कहते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको इसमें मेंशन करने थे। हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड थी, मतलब नॉलेज थी। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख करना था भैया आपको, केवल 2 गुण आपको बताने थे। क्या बता दें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही नियमों का पालन करती हैं, ठीक है। दूसरा नियम बहुत ही सरल था। क्या नियम था कि प्रकाश की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती हैं, इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ख़त्म कहानी इसके बाद में, ठीक है ना। उसके बाद में था 25 मेगाहर्ट्ज़ की विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक्स दिशा में चले, मतलब इसका जो चेहरा था ना वो काफ़ी डरावना था। आपको डराने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन थी, ई रखा है। बी का मान पूछा गया था, तो इसमें सिंपल है कि आपको ई वी और सी के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। बी इक्वल्स टू बराबर किसके, ई अपॉन सी के, बस करना ये है। तो अब क्या करना है, ई की जगह ई का मान 6.3, प्रकाश की चाल आप सभी जानते हो, कितना रखेंगे 3 इसको पूरा लिख दें, ये 6.3 और नीचे 3 इंटू 10⁻8, ठीक है। 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2.1 और 10 को ऊपर ले जाइए तो -8 हो जाएगा। तो इसमें सीधा सीधा आपके पास में आंसर आना था, कितना आंसर था कि 2.1 यानी 2.1 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक हो गया। अब इसकी डायरेक्शन देखिए एक्स दिशा में तरंगें चल रही हैं, वी जा रही है आपकी एक्स दिशा में, एक्स का मतलब आई के डायरेक्शन में, ठीक है। बी विद्युत क्षेत्र ई को दिखा दिया उसने जे में, तो अब बी बचा, बी किस दिशा में जाएगा, के में। क्यों, क्योंकि ई वी और वेलोसिटी वी ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में ही पूछा गया था आपसे, तो इसमें आपको केवल इतना वर्क करना था। तो ये घास सेक्शन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता था। ओके, तो इस तरीके से आपके ये तीसरे क्वेश्चन तक का मैंने इसमें सॉल्यूशन आपको दे दिया है। और थोड़ा समय की व्यस्तता रहती है, इसलिए जल्दी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए हैं वो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ में, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, ठीक है ना। तो आप इस तरह के वीडियो अगर लगातार चाहते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन ईजिली कमेंट ऑन माई चैट बॉक्स। एंड आगे वाला वीडियो बहुत जल्दी आपका अपलोड करता हूँ। 4th वाला वीडियो में खंडदा स्टार्ट करेंगे, और खंडदा में ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत सरल थे, बहुत सरल, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे और एक अच्छे जानकारी के साथ में बने रहिए मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।